सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिहार डीएलएड एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। एग्जाम जो होने वाला है 5 से लेकर 15 जून के बीच एग्जाम होने वाला है। तो उसी को देखते हुए हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। आज हम मॉक टेस्ट 2 लेके आए हैं और ये साइंस से संबंधित होंगे। तो आज हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं इस वीडियो में, और सभी प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी में u क्या दर्शाता है? आप लोग गति के समीकरण पढ़े होंगे। गति के 3 समीकरण हैं। कौन कौन? पहले उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। गति के समीकरण कितने हैं? 3 हैं। तीनों समीकरण को आप याद रखिएगा। पहला है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। उसके बाद तीसरा है s बराबर ut, ये भी नहीं है, u है, रुकिए अच्छा कर देते, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 है गति के समीकरण। तीनों समीकरण को आप याद रखिएगा, है ना। यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स अगर बनाइएगा ना तो यहाँ से पूछे जाएंगे। तो पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे v क्या होता है? यहाँ पे क्या क्या आया है? v आया है, u आया है, उसके बाद a आया है, t आया है और s आया है। तो देखिए सभी का मतलब समझिए। v होता है ये अंतिम वेग। v का मतलब यहाँ क्या होता है? अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग। ए का मतलब होता है त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण। टी तो जनबे करते हैं समय, टाइम। एस ये दूरी को डिनोट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, ए त्वरण, टी समय, एस दूरी, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया समीकरण। अब प्रश्न में आइए। प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ पे जो v बराबर u प्लस ए टी है, तो यहाँ पे u क्या दर्शाता है? यहाँ पे जो u आया है, u ये क्या दर्शाएगा? तो बता दिए u क्या दर्शाएगा? ये प्रारंभिक वेग दर्शाएगा। क्या? प्रारंभिक वेग दर्शाएगा। प्रारंभिक वेग, u प्रारंभिक वेग, और v जो होगा ये अंतिम वेग, v अंतिम वेग, और a यहाँ क्या दर्शाएगा? a त्वरण, और t जनबे करते हैं समय। तो सबके बारे में हम लिख दिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? u कह रहा था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। u क्या दर्शाएगा? प्रारंभिक वेग दर्शाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 200 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। यानी 200 वाट का बल्ब है और प्रतिदिन 5 घंटे उस बल्ब को जलाया जाता है, उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 1 सप्ताह में उपभोग की गई ऊर्जा की गणना करें। कितना यूनिट टोटल जरा 1 सप्ताह में? तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा ना तो कुछ नहीं करना है। कितना वाट का बल्ब है? 200 वाट का बल्ब है तो 200 लिखेंगे। एक दिन में कितना घंटा जल रहा है, उपयोग हो रहा है 5 घंटा, तो गुना 5 करेंगे। कितना दिन तक हमको चलाना है, उस बल्ब को जलाना है, उपयोग करना है, तो 1 सप्ताह में बोला कि 1 सप्ताह में। तो 1 सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। तो 7 से गुना कर देंगे, अब बट्टे नीचे में 1000 से भाग करेंगे। कुछ भी पूछेगा तो उसको ऊपर कर देंगे, वाट, घंटा, समय, 1000 से उसको भाग कर देंगे, बस आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 0 2 0 खत्म। उसके बाद 2 से 10 5 बार में, 5 से 5 खत्म, तो बचा 7। ये 7 यूनिट खपत होगा ना। ऊर्जा कितना यूनिट खपत होगा? 7 यूनिट, यानी कि 7 इकाई। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, 7 इकाई। प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, तो इसी तरह से आपको बनाना है। जो भी पूछे, वाट, प्रतिदिन, घंटा, समय, दिन, उसको ऊपर रखना है, 1000 से भाग कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन में दिया डायनेमो, बैटरी, मोटर, जनित्र। देखिए सभी के बारे में हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आया है क्या? डायनेमो। डायनेमो किसमें किसको बदलता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। हम भी यहाँ ऊर्जा नहीं लिखा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। यांत्रिक को विद्युत में, बैटरी ये रासायनिक को किसमें? विद्युत में। मोटर किसको किस में बदलता है? यहाँ मोटर बहुत बार एग्जाम पूछा है। मोटर ना विद्युत ऊर्जा को
मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, ये उल्टा कर देता है, मोटर कहते हैं मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, किस में, यांत्रिक में। और जनित्र किसको किस में बदलता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में। तो चारों का याद रखिएगा, डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, बैटरी रासायनिक को विद्युत में, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे प्रश्न में बोला गया कि रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जा रहा है, विद्युत में। तो रासायनिक को विद्युत में कौन बदल रहा है, बैटरी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैटरी। चारों को आप याद रखिए ना, कौन किस में बदलता है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को 10 मीटर दूर ले जाता है, तब क्या गया कार्य है। कार्य का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, W बराबर वर्क अपॉन फोर्स इंटू जो दूरी होता है वो, उसके बाद cos थीटा पढ़े होंगे। W बराबर होता है FS cos थीटा, है ना। तो यहाँ पर थीटा का मान दिया रहता तो 90 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री तब देते, लेकिन यहाँ पे थीटा कुछ नहीं, किसी के बारे में नहीं बताया गया, इसको अभी नहीं लेंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इससे कम चलाएंगे। W बराबर FS, F यानी कि फोर्स, न्यूटन कितना 50 इंटू दूरी कितना है, कितना मीटर ट्रॉली ले गया है 10 मीटर, तो गुना 10, तो 50 गुना 10 कीजिएगा तो 500, वर्क निकाल रहे हैं तो जूल में आ जाएगा, तो 500 जूल आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। आसान था, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखिएगा, W बराबर FS cos थीटा, W बराबर FS cos थीटा। अगर थीटा का मान रहता तो मान बैठाते, नहीं है तो नहीं बैठाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल का उदाहरण है। संपर्क बल में क्या होता है, दो चीज़, वैसा बल जो दो चीज़ें सट के यानी चिपक के सटा हुआ रहेगा एक दूसरे पे, तब जो बल उत्पन्न होगा वो संपर्क बल है। और मतलब गैर संपर्क बल में क्या होता है, दोनों चीज़ सटा हुआ नहीं रहता है, तब जो बल उत्पन्न होता है वो होता है गैर संपर्क बल। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कौन सा गैर संपर्क बल है। गैर संपर्क यानी संपर्क वाला बल नहीं है, गैर संपर्क है, जिसमें दो वस्तु सटा हुआ नहीं रहेगा। तो ऑप्शन में दिया चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए घर्षण बल, घर्षण कब होता है, जब दो चीज़ एक दूसरे पे सटा आता है तब ना घर्षण होगा, रगड़ आएगा, रगड़ से घर्षण होगा। तो दो चीज़ सटा हुआ रहेगा, मान लीजिए ये पहला चीज़ हो गया, ये दूसरा चीज़ हो गया, दोनों चीज़ एक दूसरे पे सटा रहेगा तब ये घर्षण उत्पन्न होगा, और घर्षण उत्पन्न होगा तो दोनों सटा हुआ तो ये संपर्क बल आ जाएगा। यहाँ प्रश्न पूछा है कौन गैर संपर्क है। चुंबकीय बल किसी भी तरह का संपर्क नहीं रहता है, गुरुत्वाकर्षण में किसी भी तरह का संपर्क नहीं आता, कोई भी चीज़ हम लोग ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाता है, जो वस्तु को ऊपर फेंकते हैं और नीचे उसमें कोई संपर्क रहता नहीं आता, फिर भी वो वस्तु नीचे ही आ जाता, क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी पे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों गैर संपर्क बल है, इसमें किसी भी तरह का दोनों वस्तु भी संपर्क नहीं होता है। लेकिन घर्षण बल में संपर्क होगा तब ये घर्षण होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और सी दोनों, यानी 1 और 3 दोनों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे, घर्षण बल किसे कहेंगे, नहीं संपर्क बल किसे कहेंगे, गैर संपर्क बल किसे कहेंगे। नेक्स्ट है, ध्वनि तेजी से किस माध्यम से गुजरती है। देखिए ध्वनि के बारे में जान लीजिए। सबसे अधिक जो ध्वनि का जो गुजरती है तेज, वो सबसे अधिक ठोस में, किसमें, ठोस में, उसके बाद ठोस द्रव, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम गैस में, याद रखिएगा। और ध्वनि के गमन करने के माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में तो सबसे कम। निर्वात में ध्वनि गमन करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि निर्वात का कोई माध्यम ही नहीं है, क्योंकि ध्वनि को चाहिए माध्यम, निर्वात का कोई माध्यम नहीं। अभी पुस्तक प्रकाश का सबसे अधिक चाल, स्पीड, तेज, तो निर्वात में प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, लेकिन ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि की जो सबसे अधिक स्पीड जो होती है तेज, वो ठोस में, उसके बाद द्रव, तब गैस, तब निर्वात सबसे कम, मतलब निर्वात में होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ठोस, देखिए निर्वात होगा नहीं, यहाँ पे निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करेगा क्योंकि माध्यम नहीं है। जल नहीं होगा क्योंकि ये द्रव है, द्रव से ज़्यादा ठोस में होता है। वायु ये गैस है, नहीं, गैस से ज़्यादा भी ठोस में होता है। लकड़ी ये ठोस है, सॉलिड है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लकड़ी में सबसे अधिक ध्वनि तेज माध्यम से गुजरेगी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा प्रश्न के हिसाब से। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ऊर्जा की है, शक्ति की है, शक्ति को पता होगा वाट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए, ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। एक पुस्तक 1 HP बराबर हॉर्स पावर, HP बराबर था 746 वाट, इसको भी आप याद रखिएगा। 1 HP बराबर था 746 वाट, जिसको बोलते हैं हम लोग अश्वशक्ति, हॉर्स पावर, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव कान के लिए आवृत्ति की श्रव्य सीमा, हम लोग जिसको सुन सकते हैं, कितना होता है पता आप सभी को, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 से 10 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 20 से अधिक सुनता है चमगादड़ सब, 20 से
मतलब 20 किलो हर्ट्ज से अधिक का चमगादड़ शब्द हम लोग सुनते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच। अब 20 हर्ट्ज से कम जो सुनते हैं उसको क्या बोलते हैं? कुत्ता सब, हाँ छोटा आवाज़ सब सुन लेगा, फुसुर फुसुर कर, हाँ धीरे धीरे आवाज़ भी आएगा। चोर देखिएगा कहीं से आएगा चोर तो कुत्ता को पता चल जाता है, भौ भौ करने लगता है, तो ये कम आवाज़ भी सब सुनता है। तो याद रखिएगा हम लोग सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच के जो ध्वनि होती है इसकी आवृत्ति को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? तरंग दैर्ध्य अधिक कम। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है किस कलर का? लाल का। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का, सबसे कम बैगनी का, सबसे कम बैगनी का। याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य पूछेगा सबसे अधिक लाल में, सबसे कम बैगनी में। यहाँ पूछा है कि तरंग दैर्ध्य किस रंग का सबसे कम होता है, तो सबसे कम किस रंग का होगा? बैगनी में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बैगनी। और सबसे अधिक पूछता तो लाल हो जाता। अगर ही पूछता विचलन अधिक कम, विचलन पूछा सबसे अधिक किस कलर का? तो बैगनी का। विचलन सबसे अधिक बैगनी का और सबसे कम लाल का। लेकिन तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लाल का, बैगनी का कम, दोनों उल्टा हो जाता है। याद रखिए यहाँ से। नेक्स्ट है फोटोमीटर का उपयोग डॉट डॉट को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। घनत्व होगा? नहीं। वायुमंडलीय दाब? नहीं होगा। विभवांतर भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करने के लिए फोटोमीटर का यूज करते हैं। किसका? फोटोमीटर का। नेक्स्ट ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करके, है ना। ये नहीं ABC करके नहीं दीजिएगा, टाइपिंग करके दीजिएगा कि किस घटना के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि की प्रतिध्वनि होता है, रिफ्लेक्शन होता है, मतलब रिफ्लेक्शन कहते हैं। ध्वनि अगर इधर से बोलेंगे तो उधर से भी आवाज़ आएगा। प्रतिध्वनि किसके कारण? ध्वनि तरंगों के परावर्तन, ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण, ध्वनि तरंगों के अपवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। जो भी इसका आंसर होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जैसा को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।